बच्चों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बैचमेट्स पे। इस वीडियो में हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे इसमें ये मेटल एंड नॉन मेटल्स की जो भी थ्योरी और फार्मूला होगा। फिर इसके बाद वीडियो आएगा, उसमें एक्टिविटीज़ रहेगा और एक और वीडियो उसमें इंटेक्स क्वेश्चन रहेगा। तो 3 पार्ट्स में इसका बनेगा। पहले में थ्योरी कवर करेंगे, फिर वीडियो दूसरे में एक्टिविटी कवर करेंगे और तीसरे में इंटेक्स क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहले है मेटल्स। पहले मेटल्स किसे कहते हैं? तो मेटल्स की प्रॉपर्टी पहले है। तो मेटल्स पहला है लक्सरस होते हैं। लक्सरस यानी साइनेस होता है उनमें, जैसे चमकदार होते हैं। जैसे कोई मेटल लोगे, लोहे का मेटल लिए या फिर कोई, तो वो उस पर एक अलग साइन होता है जो कहा जाता है कि साइन है कितना, तो वो साइनस होता है उनमें। उस प्रॉपर्टी को लक्सरस कहते हैं। फिर उसके बाद मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें एक्सेप्शन है मरकरी, Hg। ये मेटल है ये, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे हार्ड नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड नहीं होता। और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मेटल्स, हार्ड नहीं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फिर ये हार्ड होते हैं। उसके बाद हार्ड और है ये सोनरस होते हैं। सोनरस यानी मेटल्स को जब हीट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी आवाज़, जैसे हो गया लोहे पे हीट किए हथौड़े से तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद ऐसे मेटल्स को जब हीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये मेलवेल होते हैं। मेलवेल यानी इन्हें हीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे थिन शीट में, इसी में एटम कैसे खोजा गया था, तो उसके लिए साइंटिस्ट उपयोग किए थे, इसका गोल्ड का उपयोग किए थे। उसको बहुत पतली थिन शीट में कन्वर्ट करके फिर वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई थी। तो इससे गोल्ड की प्रॉपर्टी से ये एटम का बाद में खोज हुआ कि इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है एटम की। फिर मेलवेल और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी इन्हें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। सबसे अधिक डक्टिलिटी गोल्ड में होती है। गोल्ड बहुत पतला, इसे मतलब बहुत ही पतले वायर्स में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है? 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। लस्टरस होते हैं यानी साइनस होता है उनमें, एक अलग चमक होती है उनमें। फिर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हार्ड होते हैं, सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलवेल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, थिन शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स कहाँ हैं? तो यहीं से देख लें, लस्टरस। ये लस्टरस की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती, वो लस्टरस नहीं होते हैं, साइनस उनमें नहीं होता। फिर वो रूम टेम्परेचर पे या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है ब्रोमीन का। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन नॉन मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। फिर उसके बाद हार्डनेस नहीं होती उनमें, हार्ड नहीं होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड, कार्बन, वो डायमंड हार्ड होता है वो। फिर उसके बाद सोनरस की प्रॉपर्टी भी उनमें नहीं होती, सोनरस नहीं होते। हीट के कंडक्टर नहीं होते, वो नॉन मेटल्स का ही इसमें यूज़ किया जाता है इसमें, ताकि वो अगर जैसे हो गया जैसे घर में होता है जो हैंडल बना होता है पकड़ने वाला, वो नॉन मेटल का ही होता है। फिर उसके बाद मेलवेल और डक्टाइल नहीं होते, ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल्स ब्रिटल इन नेचर होते हैं, यानी उन्हें हथौड़े से अगर मारेंगे, हथौड़े से वार करेंगे तो वो टूट जाएंगे। फिर उसके बाद ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते, मतलब सब उल्टा है, जो ये है वो ये नहीं रहते हैं। इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये था मेटल और नॉन मेटल का। हाँ, यहाँ लस्टरस में, नॉन मेटल में आयोडीन,
आयोडीन जो होता है वो लश्चरस होता है, नॉन मेटल है लेकिन लश्चरस होता है। तो ये 3 एक्सेप्शन था, ये 3 एक्सेप्शन था नॉन मेटल का। ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन जो कि लश्चरस होता है नॉन मेटल होके भी, और ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एक्सेप्शन है इसमें। फिर टॉपिक देख के बता रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। तो एक पहले इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, इसमें है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। इसमें हाइड्रोजन को अगर निकाल दे तो ये सारे मेटल हैं, ये सारे मेटल हैं। फिर उसके बाद क्या है, पहले अगर इन्हें एयर में बर्न किया जाए तो क्या होता है। अगर पोटेशियम को बर्न किया जाएगा K+O2 गिव्स K2O, Na+O2 गिव्स Na2O, मतलब मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। Ca+O2 गिव्स CaO, Mg+O2 गिव्स MgO। इसको बैलेंस करके देखिएगा, Al+O2 गिव्स Al2O3, Zn+O2 गिव्स ZnO, Fe+O2 गिव्स Fe2O3, Pb+O2 गिव्स PbO, H2+O2 गिव्स H2O, Cu+O2 गिव्स CuO। और ये Hg जो है, Hg वैसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब इसको लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे या 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो ये रिएक्ट करके बनाता है HgO। और अगर 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा तो फिर ये बाद में फिर से यहाँ Hg+O2 होगा, Hg+O2 फिर से Hg+O2 बना देता है। तो ये था। और ये सिल्वर और ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से। सिल्वर कोरोजन तो होता है इसका, लेकिन ये दूसरे सिल्वर ब्लैक कलर का फॉर्म करता है, वो कार्बोनेट से रिएक्ट करके फॉर्म करता है। तो ये ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन नहीं होता। और सब रिएक्ट करते हैं, जैसे ये आयरन, अगर जैसे ये हो गया सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर इन्हें बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बहुत एक्सप्लोसिव नेचर होता है इनका, बहुत तेज़ ये रिएक्ट करते हैं। फिर जैसे आयरन को अगर बर्न किया जाएगा तो आयरन बर्न तो नहीं होता, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, यानी जो छोटे छोटे आयरन को कन्वर्ट कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में, तो वो बहुत तेज़ बर्न होती है। अगर इन्हें बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये बहुत तेज़ बर्न होती है। फिर उसके बाद कॉपर ऑक्साइड कॉपर को जब तक हीट नहीं दिया जाता तब तक ये भी इससे रिएक्ट नहीं करता है, मतलब हॉट मेटल कॉपर का रिएक्ट करता है यहाँ पे। फिर इसको वो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसे मिटाएं। तो नोट हो गया। ये हो गया ये ऑक्सीजन के साथ। फिर उसके बाद दूसरा है, इसी में एक है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, तो उसमें था जैसे जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन का वाटर का, तो फिर एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो एनोड पे एल्युमिनियम मेटल रखा जाता है और कैथोड पे जैसे हो गया कार्बन हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, इस सब को रखा जाता है। कार्बन रख लेते हैं, कार्बन को रख दिए, ठीक है, निकिल या फिर रख दिए, और यहाँ पे एल्युमिनियम। तो इसको ये प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन की ये आगे चल के कोरोड ना हो। तो इसके लिए जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है सोल्यूशन से, तो एनोड से ऑक्सीजन रिलीज होता है और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है Al2O3 और इसकी कोटिंग बना लेता है ऊपर। तो इसके कारण फिर उसके बाद फर्दर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है,
तो इस तरह ये एनोडाइजिंग का प्रोसेस होता है। कैथोड पे कार्बन रख लिए, निकल रख लिए, कुछ भी, जैसे कुछ भी नहीं, निकल रख लिए, कार्बन रख लिए, क्रोमियम रख लिए, और फिर यहाँ पे ये एल्युमिनियम रख के और एनोडाइजिंग ऐसे प्रोसेस कराया जाता है ताकि फर्दर ये क्रूड ना हो। फिर उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो क्या होता है जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, जैसे K+H2O, ये पहले ऑक्साइड फॉर्म करता है K2O, ये ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल होता है, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एक मिनट, यहाँ लिख दे रहे हैं, मेटल हो गया प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस, और ये मेटल ऑक्साइड, इसमें H2 गैस वैसे यहाँ रिलीज होता है, इसको निकाल दे रहे हैं। ये हो गया मेटल ऑक्साइड, वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। और ये जो सॉल्यूबल होते हैं केवल वही ऐसा करते हैं, सब नहीं। जैसे हो गया Na2O हो गया, इसको मिटा दें, फिर दिखा रहे हैं रिएक्शन, नोट कर लीजिए, इसमें है वैसे, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और यहाँ पे मेटल, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद बता रहे हैं, नोट कर लो, मिटा देने से। ये हो गया पहले, ये पहला हो गया K2 प्लस H2O, K प्लस H2O, K2O, KOH, Na प्लस H2 गैस, Na प्लस H2O गिव्स NaOH, और फिर उसके बाद Ca प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने वाले हैं, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम Mg मैग्नीशियम, Mg प्लस H2O गिव्स MgOH का होल ट्वाइस, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद ये मैग्नीशियम जो है ये फ्लोट होके ऊपर आ जाता है, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है। हाइड्रोजन गैस जब फॉर्म होता है तो वो हाइड्रोजन गैस इसी से चिपक जाता है, तो इसलिए ये ऊपर आ जाता है फ्लोट होके। फिर उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से। स्टीम से Al प्लस H2O, Al3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O, Al2O3, Fe3O4 प्लस H2O, ये फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया स्टीम से रिएक्शन। फिर उसके बाद जितने हैं ये सब रिएक्ट नहीं करते, ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। और फिर है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो इसके बाद एसिड का है, तो इसे नोट कर लो। फिर उसके बाद एसिड का बता रहे हैं हम। ये हो गया, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ऐसी ही रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसमें, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं इसे। फिर उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो एसिड बेस और साल्ट में पढ़े हो कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, और ये HCl के केस में होता है, H2SO4 के केस में होता है, HNO3 के केस में नहीं। HNO3 के केस में Mg और Mn ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। नहीं तो और सब जो मेटल हैं ये सब रिएक्ट करके कुछ तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे ये हो गया Ag, AuHg, तो कोई कुछ मेटल हैं ये रिएक्ट नहीं करते। तो उसके बाद Mg और Mn रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं HNO3 के साथ, और ये सब अगर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता वहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे कुछ रिएक्शन है, HCl के साथ रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ। K प्लस HCl गिव्स KCl, Na प्लस HCl
गिव्स NaCl। फिर उसके बाद Ca प्लस HCl गिव्स CaCl2। फिर उसके बाद Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2। ZnCl2 Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2। Al प्लस HCl गिव्स AlCl3। तो ऐसे ही ये रिएक्ट करते हैं FeCl2, ठीक है। तो ये हो गया PbCl2, ये रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन क्या रिएक्ट करेगा HCl से। फिर उसके बाद कॉपर CuCl2, लेकिन कॉपर बहुत स्लो रिएक्ट करता है। कॉपर हो गया, Hg हो गया, लेड हो गया, ये सब बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, तो इन सब का यूज़ नहीं होता हाइड्रोजन रिलीज़ करवाने के लिए। फिर ये हो गया। और HNO3 HCl से रिएक्ट करके HNO3 का सल्यूशन और HCl का सल्यूशन जब फॉर्म होता है, HCl को 3 पोर्शन और HNO3 का 1 पोर्शन मिला के एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन होता है। एक्वा रेजिया, ये देख लीजिए, इसे एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन होता है। इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर। ये किंग होता है एसिड्स का, क्योंकि जिसे कोई नहीं डिज़ोल्व कर पाते हैं, कोई नहीं डिज़ोल्व कर पाया, उसे ये डिज़ोल्व कर रहे हैं। जैसे सिल्वर और गोल्ड, मरकरी, ये सब डिज़ोल्व नहीं होते जल्दी एसिड्स में, लेकिन एक्वा रेजिया में सिल्वर और गोल्ड होता है स्पेसिफिकली, जो डिज़ोल्व नहीं होता है एसिड में, लेकिन एक्वा रेजिया में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद तो इसीलिए रॉयल वाटर इसे कहा जाता है, किंग एसिड्स का। फिर उसके बाद है हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ अदर साल्ट। ये हो गया हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ अदर साल्ट, सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। इसमें पहले चैप्टर में पढ़े होंगे Fe प्लस CuSO4 का रिएक्शन, ठीक है। Fe प्लस CuSO4, यहाँ पे दोनों मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल साल्ट है। मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करके ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है यहाँ पे, और फॉर्म करता है FeSO4 प्लस कॉपर, जो कि नेल्स पे जाके जमा हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ पहले ही बना दिया था, इसको याद कर लो, ये काम आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज़। फिर उसके बाद है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के। NaCl का एग्जांपल है उसमें, NCERT में। Na के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब होता है 2, 8 और 8, 10, 1। तो अगर इसमें पूरा 11 इलेक्ट्रॉन होता है, हर मेटल चाहता है कि उसका ऑर्बिट कंप्लीट हो, ठीक है। जब कम इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, तो इसीलिए वो ये करता ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है उसको हम किसी और को डोनेट कर देंगे और हमारा ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। तो Na ये करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये पॉजिटिव होता है। ये जैसे जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स कह दो या फिर कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स ही जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो मेटल्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण ये मान लिया न्यूक्लियस इसका, ये पहला सेल, दूसरा सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऊपर, यहाँ पे ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ये थर्ड वाले में होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है Na के, तो इसको ये डोनेट कर देता है और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 11 ही होते हैं, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम होगी लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही है। तो इसीलिए इस पे Na पे जब ये डोनेट करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। इसी तरह जैसे NaCl का एग्जांपल लिया है ना, क्लोरीन का टोटल 17 होता है, 2, 8, 7। तो ये चाहता है, अब जैसे किसी के पास कुछ कम है तो वो चाहेगा कि थोड़ा सा और हो जाए मेरे पास और वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है कि किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे एलिमेंट से या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन
इनकी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कि इलेक्ट्रॉन को कितना कोई ले सकता है, गेन करने की क्षमता कितनी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेनिंग की पावर ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करके 288 बनाता है। अब जैसे क्लोरीन का है, ये हो गया पहला, दूसरा, ये तीसरा, 1 2, दूसरे में 8 होता है, ये 8 और यहाँ पे 7, 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8वां भरने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 17 ही है, 17 ही है, इसमें चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण निगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन घटने के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है। जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कटायन कहते हैं, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसे अनायन कहते हैं। ठीक है, आयंस दोनों हैं, नाम है, जिस पे पॉजिटिव है उसे कटायन, जिस पे निगेटिव है उसे अनायन। तो ये यहाँ पे जब Na और Cl आपस पास आते हैं तो यहाँ Na एक Cl को डोनेट कर रहा है, Na Cl को डोनेट कर रहा है और Cl एक्सेप्ट करके ये दोनों आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं जो कि मजबूत होता है, और ये साल्ट बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड, इसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि 2 आयन से मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, इसको मिटा दें। फिर उसके बाद ये कैसे बन रहा है ये समझे, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। यहाँ पे सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्योंकि इसके पास एक ज़्यादा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन के पास एक कम है, इसके पास ज़्यादा है, तो ये कुछ कम करके अपना बैलेंस बना रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये एक इलेक्ट्रॉन दे के आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, और इस तरह मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है, इसे मिटा दें, नोट कर लो। फिर प्रॉपर्टी है इसकी, ये हो गया। फिर उसके बाद है फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की पहली है इसका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर इनका सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे क्योंकि इसका जो कारण है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है, तो इसीलिए वो हाई ज़्यादा हीट करना पड़ता है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है इनका। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में क्योंकि आयंस मूव नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल नेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, और सॉल्युबिलिटी है। तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल क्योंकि पोलर सॉल्ट है। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और केरोसिन जैसे हो गया, केरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी जैसे बता रहा था इसके पहले, वो जैसे कोई पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर कंपाउंड है, तो वो पोलर में ही सॉल्युबल होता है। जैसे कोई पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। वाटर भी पोलर है और ये आयनिक कंपाउंड भी पोलर होते हैं, तो इसीलिए ये उसमें ही डिज़ोल्व होते हैं। केरोसिन और पेट्रोल नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है। इसके बाद शुरू करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल में है, अकरेंस ऑफ मेटल
अर्थ क्रस्ट जो होता है वो मेन सोर्स होता है मेटल का, जहाँ से मेटल्स पाए जाते हैं। सॉयल में जैसे पता है, सॉयल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी जगह पे ये मिनरल्स हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब मिनरल में कोई एक कंपाउंड, कोई एक मेटल हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है तो वो ओर का फॉर्मेशन करता है, उस चीज़ को ओर कहा जाता है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक मेटल इन मिनरल, ठीक है, तो वो ओर होता है। ओर में गैंग और ये मेटल ये प्रेजेंट होता है। गैंग जो होता है वो सैंड और सॉइल होता है। जैसे अर्थ में पाया जा रहा है तो उसमें सैंड और सॉइल प्रेजेंट ही होगा, तो गैंग सैंड और सॉइल होता है। फिर उसके बाद इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे जिंक, आयरन, लेड ये जो है ये सब इसमें कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। सल्फाइड या फिर सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट और या फिर ऑक्साइड के रूप में। फिर उसके बाद Ag और कॉपर ये सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कैसे इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस रूप में पाए जा रहे हैं तो इन्हें ऐसे ही तो इस्तेमाल उपयोग किया नहीं जाएगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मेटल को उसमें से, ओर्स से। तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये जो कॉपर और Ag है, ये Hg, कॉपर, Ag, Hg ये सब लो रिएक्टिविटी में आते हैं। Hg, Ag ये लो रिएक्टिविटी में आते हैं। तो जैसे हो गया HgS, HgS इसको सिंपली हीट किया जाता है, HgO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। HgO को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, Hg प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली हीट नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद है इसको इस प्रोसेस जो है इसको रोस्टिंग कहते हैं। फिर इसके बाद जो मिडिल में है जिनकी रिएक्टिविटी है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उनको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। जैसे ZnS को हीट किए, ZnCO3 को हीट किए यानी रोस्ट किए, ZnO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो गया, ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। फिर ZnO का कैल्सिनेशन कराएंगे, Zn प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है ये वाला ये पोर्शन रोस्टिंग का है, हीट करने वाला, और ये पोर्शन है कैल्सिनेशन का। फिर जो हाई रिएक्टिव हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स उनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो ये सब सिंपल है, ऐसे याद कर लीजिए, उसमें ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस रिएक्टिविटी याद हो कि वो किस में आ रहे हैं, लो रिएक्टिव में है या फिर हाई रिएक्टिव में है, तो फिर हो जाएगा। थोड़ा ये रिएक्शन पता हो तो वो हो जाएगा फिर। और जैसे हाई रिएक्टिव जो है Na, तो ये NaCl के रूप में पाया जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। उसमें वाटर में घोल के इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na और Cl प्लस में, Cl नेगेटिव में ये टूट जाएगा और वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इसको, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये मिडिल वाले में था, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा भी कुछ मेटल्स को निकाला जाता है। जैसे MnO2 को Al से डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि Al के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका हो सकता है, तो Al के साथ डिस्प्लेस करेंगे तो Al2O3 फॉर्म करेगा प्लस Mn फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है Fe2O3, इसको भी Al से डिस्प्लेस कराएंगे, Al2O3 फॉर्म होगा और Fe फॉर्म होगा। ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इतना कि ये जो मेटल होता है वो मोल्टन फॉर्म में हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हाई रिएक्टिव का हो गया, और फिर इसके बाद जो इन सबको हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो ये तो है नहीं कि पूरा प्योर मेटल मिल गया हमें, पूरी निकाल लिए हैं। तो उसमें गैंग्स जो प्रेजेंट होते हैं, गैंग जैसे सैंड, सॉयल, उसको निकालने के लिए जैसे कॉपर का हो गया, निकिल का हो गया, ये सब, इसमें से गोल्ड का हो गया, इसमें से ये सैंड एंड को इम्प्योरिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रो डिफाइनिंग कराते हैं। इलेक्ट्रो डिफाइनिंग में क्या होता है, इसमें ये लिए यहाँ पे इम्प्योर मेटल होता है, ये यहाँ पे प्योर मेटल होता है, इसकी पतली शीट यहाँ पे होती है, कैथोड पे है।
कैथोड पे पतली सी शीट होती है, ठीक है। इसमें यहाँ साल्ट का सल्यूशन होता है, साल्ट का सल्यूशन। यहाँ पे इस इम्प्योर मेटल से जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एनोड से इम्प्योर मेटल इस सल्यूशन में डिज़ोल्व होके, जैसे यहाँ पे कॉपर का है, ठीक है, ये कॉपर कैथोड की तरफ बढ़ता है और इस पे धीरे धीरे चिपक जाता है। ये इम्प्योर मेटल धीरे धीरे पतला हो जाता है और ये प्योर मेटल धीरे धीरे मोटा हो जाता है। यहाँ पे इसी का प्योर मेटल यहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये धीरे धीरे मोटा हो जाता है और यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटी होती है, सैंड सॉइल जो भी, यहाँ पे वो जमा हो जाती है एनोड मड के रूप में। तो इतना ध्यान रहे कि ये एनोड पे होता है, प्योर मेटल कैथोड पे होता है, ठीक है। एनोड से जो मेटल होता है वो इधर कैथोड की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे आके चिपक जाता है, एनोड मड यहाँ पे फॉर्म होता है, इम्प्योर मेटल से निकलता है। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कोरोजन का टॉपिक है, तो उसे भी जल्दी से ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाए, वीडियो लंबा जा रहा है। ये हो गया, इसको मिटा दें, अब इसका काम नहीं है। कोरोजन का टॉपिक है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मतलब क्षय होना, ठीक है। कोरोजन का मतलब ये होता है क्षय होना। कोरोजिव कोई चीज़ है तो वो क्षय कारक होती है। तो कोरोजन मतलब जंग लगना, रस्ट होना। जैसे इसके केस में कोरोजन, ये आयरन के केस में कोरोजन के लिए रस्टिंग इस्तेमाल किया जाता है, रस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता, उपयोग किया जाता है। तो कोरोजन का है कि एक किसी जैसे किसी एलिमेंट से रिएक्ट करता है मेटल और वो ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट लेयर फॉर्म करता है और धीरे धीरे जब वो लेयर हट जाती है उस पे से, जैसे मान लो ये आयरन है, ठीक है, आयरन की शीट है, इस पे कोरोजन होगा अगर ये आयरन की शीट पूरी, ठीक है, जब इस पे जब कोरोजन होगा इसका, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ब्राउन कलर का होता है वो आयरन ऑक्साइड। और वो आयरन ऑक्साइड जो अगर इस पे से रिमूव हो गया तो फिर जो नेक्स्ट लेयर है इसकी वो फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और फिर आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, वो ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस इस पे लेयर फॉर्म करता है। फिर उसके बाद जैसे हो गया सिल्वर का, तो सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, ये सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका, और सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, आयरन का ब्राउन कलर का होता है। और फिर उसके बाद इसका है ये कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट का है। तो ये सिल्वर ब्लैक, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन से ग्रीन कलर का होता है ये कोरोजन जब इसका होता है। तो ये अलग अलग इसका था। कोरोजन यानी रस्ट होना, ये जंग लगना, यही कोरोजन है। फिर उसके बाद कोरोजन से प्रिवेंशन है, उसको प्रिवेंट कैसे करें? तो कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला है पेंट कर दें। अगर वो पेंट ना उजड़े, जब तक नहीं उस पे से निकलेगा पेंट, तब तक वो कोरोजन नहीं होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा मेटल और कोरोजन बचा रहेगा कोरोजन होने से। फिर उसके बाद है ऑयल लगा दें उसके पे, या फिर ग्रीस कर। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, उस मेटल पे जिंक की कोटिंग की जाती है, तो वो जिंक रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और वो मेटल बचा रहता है। फिर उसके बाद है एलॉइंग या एलॉय फॉर्मेशन, ये अच्छा तरीका होता है मेटल को प्रिवेंट करने का। एलॉय फॉर्मेशन जैसे जो जनरली हम लोग आयरन यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि मतलब पूरा वो शुद्ध नहीं होता, उसमें जैसे आयरन में 0.5% कार्बन मिला के
उसको हार्ड किया जाता है। यहाँ पे जो आयरन बनता है ये हार्ड होता है। ये जो नेचुरली प्रेजेंट होता है, नेचुरल आयरन जो हमें ऑब्टेन होता है, जो एकदम शुद्ध होता है, वो अगर जैसे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा भी हैमर करेंगे तो वो पिचक जाएगा। तो इसलिए उसमें कार्बन मिला के हार्ड किया जाता है। फिर उसके बाद आयरन का एलॉय जैसे है, आयरन के साथ क्रोमियम और निकिल, इसको मिला के स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन होता है। स्टेनलेस स्टील फॉर्म किया जाता है। ये सड़ता नहीं है, इस पर जंग नहीं लगती है जल्दी। फिर उसके बाद हम ये आयरन के साथ हो गया गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसको छू भी देंगे तो वो मतलब वो जो बनाया हुआ है, जो भी आभूषण बना हुआ है उससे, वो उसका स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। तो वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता, वो लगभग 22 कैरेट मतलब 22 पोर्शन उसका गोल्ड का होता है। 2 पोर्शन उसका या तो सिल्वर उसमें मिलाए रहते हैं और या फिर जनरली सिल्वर ही मिलता है। फिर इसके बाद मतलब 22 कैरेट गोल्ड हमें मिलता है, जो यहाँ बाज़ार में ये अलग अलग ज्वेलरीज के रूप में बिकता है। फिर उसके बाद है गोल्ड का आयरन के साथ क्रोमियम हो गया, कॉपर के साथ कॉपर और जिंक का एलॉय ब्रास होता है। फिर कॉपर और टिन का एलॉय ब्रॉन्ज होता है। और टिन प्लस लेड, और ये होता है सोल्डर। तो ये कुछ एलॉय है, जैसे कॉपर का इसके साथ ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर कॉमन एलॉय है, एनसीईआरटी में है तो इस पूछ सकता है इसको। गोल्ड के साथ सिल्वर या कॉपर, उस समय ध्यान नहीं आ रहा था, सिल्वर या कॉपर को मिलाया जाता है, 22 कैरेट गोल्ड होता है। फिर यही है, ये कोरोजन का था। और ये पूरा ख़त्म हो गया चैप्टर। प्रिवेंशन बता दिए, कोरोजन बता दिए, एलॉय फॉर्मेशन बता दिए। एक बार पूरा लिख दे रहे हैं यहाँ पे। आयरन प्लस 0% जो 5% कार्बन मिला के हार्ड किया जाता है इसको। आयरन के साथ क्रोमियम प्लस निकिल, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। कॉपर प्लस जड़न, कॉपर प्लस टिन, टिन प्लस लेड, ब्रास, ब्रॉन्ज और ये सोल्डर। गोल्ड Au प्लस क्या था, कॉपर Cu या फिर और सिल्वर Ag। Au प्लस कॉपर या सिल्वर, इसको मिटा के फिर से लिख देना, Au प्लस Cu और Ag। ये था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये रटा होना चाहिए, भले से बाहर का ना रटाया हो, लेकिन इतना रटे रहिए तो काम हो जाएगा। अगर इसमें से पूछ दिया तो लिख ले जाएंगे, कोरोजन पूछ दिया तो इतना लिख देंगे तो उतना बहुत ज़्यादा है, इनफ है। और ये फिर हाँ, ये एलॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसमें कॉपर और जिंक को मेल्ट किया जाता है। कॉपर को मेल्ट किया जाता है, उसमें जिंक को डिजॉल्व किया जाता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में। जो एलॉय होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाया जाता है और उनका प्रोपोर्शन हमें पता होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मतलब कई मिलाया गया लेकिन पता नहीं है कि क्या कितना मिलाया गया, कौन कितना मिला है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें हम लोग को उसका अमाउंट पता होता है कि हाँ ये कितना मिला गया है। तो ये एलॉय होता है, एलॉय की प्रॉपर्टी है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर यहाँ ख़त्म हो गया और ये पूरा चैप्टर हो गया। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर एक्टिविटी और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। तो तब तक के लिए बाय।